नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैथ के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको 25 प्रश्न दिए गए हैं। आप प्रत्येक प्रश्न को यहाँ पर लगाइएगा और उसके बाद में अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिस एग्ज़ाम में आपका मैथ के प्रश्न आपके आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर हम लोग प्रश्न नंबर 1 से। एक 250 मीटर लंबाई की ट्रेन 350 मीटर लंबाई के प्लेटफार्म को 50 सेकेंड में पार कर जाती है और 230 मीटर लंबाई के प्लेटफार्म को वह ट्रेन कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पर आपने देखा है कि 350 मीटर लंबाई की ट्रेन है और 350 मीटर लंबाई का प्लेटफार्म इसको पार करती है 50 सेकंड में। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे। तो स्पीड का आपका फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। दूरी की बात करेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई जितनी हो उतनी लिखेंगे, उसमें आप लोग प्लेटफार्म की लंबाई को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अपान में समय की बात की गई, समय आपका है 50 सेकेंड, तो आप इसके बटे में कर देंगे 50। तो ये आपका बना है 600 बटा में आपका बना है 50। इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना तो ये आपका 5 12 बार जाएगा। ठीक है, तो 12 मीटर प्रति सेकंड आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगी चाल। सबसे पहला इतना काम आप लोग कर लेंगे। रेलगाड़ी की चाल निकालने के बाद आप देखेंगे लिखा है 230 मीटर लंबाई के प्लेटफार्म को वह ट्रेन कितने समय में पार करेगी। अब आपको समय निकालना है, तो समय के लिए आपका होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी की बात करेंगे तो दूरी तो आपकी कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 250 मीटर है और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है 230 मीटर है। तो दूरी तो आपकी ये हो गई। और अपान में दोस्तों क्या करेंगे, लिखेंगे अपान में चाल। तो चाल आपने निकाली 12 मीटर प्रति सेकंड आ गए। तो ये कुल मिला के कितना बना, ये आपका बना है 480 बटा में आपका बना है 12। ठीक है, इतना आपका बना है ये। तो 12 चौक 48, तो ये आपका आएगा 40 और ये आपका आएगा सेकेंड। तो 40 सेकेंड आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 40 सेकेंड। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 2 नंबर। 28 आदमी एक काम का 7/8 हिस्सा एक हफ्ते में पूरा करते हैं। बचा हुआ काम और एक हफ्ते में पूरा करने के लिए कितने आदमियों को काम पर लगाना होगा। मैंने इस सवाल को लगाने का आपको तरीका बताया है। आपका फार्मूला होता है M1D1/W1 बराबर M2D2 अपान W2। ये मैंने आप सभी को फार्मूला बताया है। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को याद रखेंगे। देखिए 28 आदमी है तो आप लिखेंगे 28 इंटू, कह रहा है एक काम का 7/8 हिस्सा। देखिए एक काम का 7/8 हिस्सा का मतलब क्या है, 7/8 हिस्सा का मतलब 8 जो आपका है ये कुल काम है। ठीक है, कुल काम आपका मान लीजिए आपका 8 है, तो 8 में से 7 हिस्सा की बात की गई है, तो आप बटा में 7 लिखेंगे। बात को समझिए, मैं आपसे क्या कहना हूँ। यहाँ पर लिखा है कि 28 आदमी एक काम का 7/8 हिस्सा एक हफ्ते में पूरा करते हैं। एक हफ्ते में पूरा करते हैं तो एक हफ्ता कर लिया यहाँ पर। ठीक है, मतलब क्या है कि देखिए 28 आदमी तो 28 लिख लिया, एक हफ्ता है तो समय ऊपर होता है, समय ऊपर कर दिया है। और जितना काम करते हैं 7/8 करते हैं ना, तो देखिए कुल काम आपका 8 हो गया और कुल काम में से 7 काम करते हैं, तो 7 हमने इसके बटा में कर दिया बराबर। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर कह रहा है बचा हुआ काम, तो बचा कितना काम, 8 में से 7 काम तो हो गया, तो एक काम बचा है तो एक बटा में लिखेंगे बचा हुआ काम और एक हफ्ते में पूरा करने के लिए, तो हफ्ता भी एक आपका रहेगा। तो आपसे पूछा गया है कितने आदमियों को काम पर लगाना होगा। कितने आदमियों को हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर मान लेंगे x आदमियों को काम पर लगाना होगा। अब आप इसको हल करेंगे तो सिर्फ आप करेंगे 7 चौक 28, तो ये आपका आ गया 4 बराबर x। तो इसका मतलब है कि कितने आदमियों को काम पर लगाना होगा, तो 4 आदमियों को काम पर लगाना होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर सवाल। यहाँ पर आपका कह रहा है कि एक दुकानदार 80 किलोग्राम चीनी 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। वह उसमें 16 रुपये प्रति किलोग्राम दर वाली 120 किलोग्राम चीनी मिलाता है। यदि उसे यदि 20% मुनाफे की अपेक्षा है तो उसे वह मिश्रण किस दर पर बेचना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक दुकानदार करता क्या है कि 80 किलोग्राम चीनी जो है वो 13 रुपया 50 पैसा वाले खरीदता है और 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाले दर से 120 किलोग्राम चीनी मिलाता है। मतलब क्या करता है, 2 क्वालिटी की चीनी है। मतलब पहली चीनी की अगर देखें आप लोग तो एक चीनी की कीमत है 13.50 रुपये और दूसरी प्रकार की चीनी की कीमत है 16 रुपये। ठीक है, और एक खरीदता है ये 80 किलोग्राम और एक खरीदता है 120 किलोग्राम। ठीक है, इतना हो गया।
कह रहा है यदि फिलहाल यहाँ पर लिखा है कि चीनी मिलाता है, मतलब इन दोनों प्रकार की चीनी को मिक्स करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, निकालेंगे कितने रुपए की चीनी हो गई। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो 13.50 रुपये किलोग्राम चीनी है और 80 किलो हम खरीदी, तो इसकी गुणा कर देंगे तो आपका निकल गया कितने रुपए की हो गई। तो देखिएगा आपका यहाँ पर गुणा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा आपका 0 आपके 2 लगेंगे और उसके बाद में आपका हो जाएगा 8 पंचे 40 का 0, हाथ से लगा 4 और 13 अट्ठे 104, 108 यहाँ पर हो गया और 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा। तो आपका इतना रुपये इसका आ गया। और इधर देखेंगे आप लोग तो 0 लगेगा आपका। फिर देखिए आप लोग देखेंगे आप लोग तो 12 छंग 72 का 2, वहाँ से लगा 7, तो 12 एकन 12 7 कितना हुआ 19। तो दोनों प्रकार से आपने इधर उधर देख लिया, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बन के आ गया, देखिए इधर आपका आ गया 1080 रुपये, उधर आपका आ गया 1920 रुपये, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि उसे 20% मुनाफे की अपेक्षा है तो उसे मिश्रण को कितने रुपये बेचना होगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये देखिएगा कि आपके यहाँ पर टोटल चीनी कितनी हो गई। तो 80 किलोग्राम पहले थी और 120 किलोग्राम और, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो आपकी चीनी टोटल बनेगी 200 किलोग्राम। और 200 किलोग्राम का मूल्य आपका कितना बनेगा, तो इसको जोड़ लेंगे तो 0 का 0 और 8 2 10 का 0, वहाँ से लगा 1 9 10 का 0, वहाँ से लगा 1 3, तो इतने रुपए की, मतलब 3000 रुपये की 200 किलोग्राम यहाँ पर आपकी चीनी बनी है। अगर आप यहाँ पर 2 0 काटेंगे 0 कट जाएंगे और 2 से अगर आप काटेंगे 1 बढ़ जाएगा, ये आपका जाएगा 15 बार। तो मतलब 1 किलोग्राम जो चीनी आपकी है ये 15 रुपये की है, ठीक है। ये आप बात को समझिएगा, 1 किलोग्राम चीनी 15 रुपये की आप जो है ये खरीद, मतलब मिक्स होने के बाद आपको रेट जो आपका बना है वो आपका बना है कि 1 किलोग्राम चीनी 15 रुपये की। और यहाँ पर आपसे सवाल क्या कर रहा है, सवाल यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यदि उसे 20% मुनाफे की अपेक्षा है तो वह मिश्रण किस दर पर बेचना होगा। देखिए इतने में तो उसको पड़ी है 15 रुपये में, अब वो कितने में बेचे कि उसको 20% का मुनाफा हो जाए। कहने का मतलब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि देखिए जैसे 100% की आपको वैल्यू दे रखी है पहले से कि 15 रुपये है, और आपसे अब कह रहा है कि 20% मुनाफा, इसका मतलब 120% की वैल्यू कितनी होगी आपसे ये आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे 15 गुणा 120 बटा में क्या करेंगे, बटा में कर देंगे आप लोग 100। अब इसको आप हल कर देंगे, तो हल करेंगे जब आप लोग तो क्या करेंगे यहाँ पर 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, 5 2 10, 2 1 2, ठीक है यही होगा ना, 2 1 2, 2 6 12, तो आपका आ गया 6 3 18 रुपये। मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, ये आपका यहाँ पर आ गया 18 रुपये। मतलब जब 20% का फ़ायदा उसे लेना होगा तो वो चीनी को देखिए 15 रुपये में तो उसे पड़ी थी, अब वो 18 में अगर बेच देगा तो उसे 20% का फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ से आप सभी को ये बात भी क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए इसके बाद में सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 4। दोस्तों वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, सभी सवाल आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको डेली यहाँ पर मिलते भी रहेंगे, ठीक है। लिखा है कि 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूध पानी की बात की गई है, दूध को आप लिखते हैं M मिल्क और पानी लिखते हैं आप वाटर W, ठीक है। तो दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, 10% पानी, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, इसका मतलब 10 में से 1 पानी है, तो इसका मतलब 9 आपका हो गया मिल्क दूध, ठीक है। फिर इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, इसमें पानी कितना और बढ़ाया जाए जिससे कि क्या हो जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो। अगर 20% पानी की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब होगा 1/5, मतलब अगर 1 पानी होगा तो 4 दूध हो जाए। अब आपका अनुपात ये बन जाए। तो यहाँ पर आपने सिर्फ ये देखा है कि यहाँ पर जो आपका बढ़ाया गया है ना, वो आपका क्या बढ़ाया गया है, सिर्फ पानी बढ़ाया गया। कितना पानी मिलाएं, तो पानी अगर मिलाएंगे तो आपका दूध जितना पहले था उतना ही रहेगा, ठीक है। तो दूध पहले 9 था, यहाँ पर अब 4 हो गया, तो इसको बराबर करिएगा। तो इस वाले में हम लोग 4 से गुणा करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 9 से गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे, ठीक है। बात को समझिएगा। तो यहाँ पर आप जब 9 से गुणा करेंगे तो आपका ये तो आपका 4 है, तो ये आपका हो गया 9, मतलब यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर आपका हो गया 9, तो ये लगभग ये 5 बढ़ गया, ठीक है। ये 5 बढ़ गया, आपने यहाँ पर देख लिया है। तो आपको ये बताना है कि 5 बढ़ गया तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सबसे पहले कितना था दूध पानी का मिश्रण, तो ये था 40 लीटर। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये कितना बन रहा है, तो 9 चौक 36, 36 4 40, ये भी 40 आपका बन रहा है। तो इसका मतलब है कि 40 की वैल्यू आपकी है 40 लीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप 5 की वैल्यू निकाल दीजिएगा, 5 की वैल्यू आपकी आएगी 5 लीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप 5 लीटर पानी को अगर आप और मिलाएंगे तो इसमें 20% पानी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 5 नंबर,
सवाल कह रहा है कि 7.50 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल और 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल किस अनुपात में मिलाना होगा जिससे कि मिश्रण जो है आपका वो 8 रुपये 25 पैसे में बिके। मतलब एक चावल आपका है 7.5 रुपये वाला, एक चावल आपका है 10 रुपये वाला, इन दोनों को मिक्स करना है और 8.25 में आपको बेचना है। तो आपसे पूछा गया किस अनुपात में मिक्स करें। तो इसके लिए आपको बस सिंपल सा एक काम करना है, यहाँ पर है आपको एलिगेशन वाला फार्मूला जो आपका होता है, तरीका होता है, उस तरीके को आप लोग यहाँ पर लगाइएगा। जैसे आप 10 में से 8.25 घटाएंगे तो आपका बचेगा 1.75, और आप जब 7.5 मतलब जब आप लोग 8.25 मतलब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर कितना आएगा 0.75। आप इसका ही सिर्फ क्या करेंगे, आप इसका सिर्फ अनुपात निकाल दीजिएगा तो पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल होगा। 25 सत्ते 175, 25 तियाँ 75, तो आपका आ गया है कि इन दोनों को 7:3 के अनुपात में मिला दें। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिएगा, इसके बाद में सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 6 नंबर की 510 रुपये में 30 संतरे और 75 सेब खरीदे गए। यदि सेब का दाम 2 रुपये प्रति सेब था, संतरे का औसत दाम क्या था। देखिए सेब का दाम कितना था, 2 रुपये प्रति सेब। ठीक है, तो आपको सेब का मूल्य तो दे रखा है, आपको सेब का दे रखा है 2 रुपये। संतरे का आपको मूल्य नहीं दे रखा है, तो संतरे का मूल्य कितना मानेंगे, हमने मान लिया 100 रुपये। तो अब यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ेंगे तो सवाल कह रहा है कि 510 रुपये में वो 30 संतरे खरीदता है और 75 सेब खरीदता है। तो देखिए 30 संतरे खरीदता है तो 30 संतरे कितने हो गए, संतरे तो आपके एक्स के हैं तो 30 एक्स हो गया, और 75 सेब खरीदता है तो 75 सेब हो गए, और एक सेब 2 का है तो 75 गुना 2 हो जाएगा। इसमें टोटल आपका 510 रुपये खर्चा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, लिखेंगे 30x प्लस का आपका हो जाएगा 150 बराबर में आपका हो जाएगा 510। तो यहाँ से आप 30x निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 510, इसमें से आप 150 माइनस कर देंगे तो आपका जो 3x आएगा वो कितना आपका आएगा 0। 11 से 5 गया 6, और ये कितना हो गया आपका 4 से 1 गया 3, 360 यहाँ पर हो गया आपका। ठीक है, फिर इसके बाद में आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3 दूना 6 0, तो आपका x यहाँ पर कितना आएगा 120 रुपये आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना आपका यहाँ पर आ गया 120। थोड़ी सी गलती दोस्तों यहाँ पर हो गई है। ठीक है, थोड़ी सी गलती है, थोड़ा मैं यहाँ पर बैक कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका जो है थोड़ी सी गलती पता क्या हुई है, यहाँ पर जो आपका है यहाँ पर 30x आपका है। ठीक है, ये आपका है 30x यहाँ पर है। ठीक है, तो 30x बराबर आपका यहाँ पर आया है 360, तो 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, और 3 से आप डिवाइड करेंगे आपका आएगा 12, तो x आपका यहाँ पर निकल के आ गया, कितना आ गया 12। तो यहाँ पर पूछा गया संतरे का औसत दाम कितना है, तो औसत दाम आपका x आपने माना था, आपका 12 रुपये आ गया, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आपका यहाँ पर है सवाल नंबर 7। यहाँ पर आप लोग देखिएगा सवाल नंबर 7 को, 3 घंटियाँ हैं जो क्रमशः 48, 60, 90 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। कितने पर, 48 पर, फिर 60 पर, फिर 90 के अंतराल में बजती हैं। तीनों 10 बजे अगर बजें तो उसके बाद में एक साथ कब बजेंगी, ये पूछा गया आपसे। सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालिएगा, सबसे पहले एलसीएम। ठीक है, तो 6 से काटेंगे तो 6 8 जा 48, 6 10 जा और 6 15 यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौका 8, 2 पंचे 10 और 15 यहाँ पर आपका है। फिर आप 5 से काट देंगे तो 4 के 4, 5 एकन 5, 5 तियाँ 15, इन सब के गुणा कर लीजिएगा। 6 दूना 12, 12 पंचे 60, और 60 चौका 240, और 240 तियाँ 24 तियाँ 72, मतलब 720 आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। 720 आपका यहाँ पर आ गया मिनट। अब आप क्या करेंगे, अब आप 720 मिनट को आप घंटे में चेंज करेंगे तो बट्टे में 60 कर देंगे। जब आप इसमें बट्टे में 60 करेंगे तो देखिएगा आपका यहाँ पर आएगा 6 एकन 6, 6 दूने 12, तो आपका आ गया है 12 घंटे। ये आपका यहाँ पर आ गया 12 घंटा। इसका मतलब यहाँ पर कह रहा है कि अगर वे तीनों क्या करें 10 पर बजें ना, 10 AM पर बजें, तो दोबारा में कब बजेंगे, तो 12 घंटे के बाद बजेंगी। और 12 घंटे का मतलब क्या होता है, तो 12 घंटे के बाद फिर से जो आपका टाइम है ना, वही टाइम फिर से आ जाएगा 12 घंटे के बाद, तो फिर से 10 बजे ही बजेंगी। ठीक है, 10 बजे ही बजेंगी, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में आप लोग आगे देखिएगा, सवाल कह रहा है 8 नंबर कि एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक फासलों को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। बताएं कि इस दूरी में औसत गति कितनी थी। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे ना, तो आप यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से, अगर आप मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये आपके 4 फासले आपको मानने हैं, तो अब तो ये 5 हो गए, यहाँ 4 हैं। ठीक है, 4 हैं, तो देखिए 3-3 किलोमीटर के हैं। 3 किलोमीटर का पहला वाला है, ये भी 3 किलोमीटर का, ये भी 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर, और ये वाली उसने चाल तय की है 10 किलोमीटर प्रति घंटा में, दूसरी वाली 20, तीसरी वाली 30, चौथी वाली 60। तो इस टाइप से वो तय भी करता है। तो आपको बताना है औसत गति कितनी है, तो औसत गति आपको यहाँ पर निकाल देनी है। ठीक है, औसत गति आपको यहाँ पर निकालनी है।
तो देखिए कैसे निकालेंगे। औसत गति का मतलब चाल, स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपान आपका होता है टाइम। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। बात समझिए क्या मैंने कहा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी की बात करेंगे तो 3 आप 4 बार जोड़ देंगे तो दूरी तो आपकी 12 हो जाएगी। ठीक है, 3 जोड़ेंगे 4 बार तो आपकी 12 हो जाएगी। कुल समय की बात करेंगे तो समय आपको नहीं पता है, तो हमें समय एक एक करके निकालना पड़ेगा। जैसे पहला वाला समय निकालेंगे तो आपको फार्मूला पता होगा क्या होता है। समय का आपका फार्मूला होता है, समय बराबर आपका होता है दूरी बटे चाल। ये आपको समय तो पता होगा, आपको वैसे निकलता है। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दूरी बटे चाल करेंगे ना। तो पहला वाला जो आप यहाँ पर निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, तो दूरी आपकी है 3 किलोमीटर की, चाल कितनी है तो 10। तो पहला वाला आपका जो समय आया वो आया 3/10। तो इस तरीके से आपको सबका निकालना पड़ेगा। दूसरे वाले में दूरी आपकी 3, चाल आपकी 20 किलोमीटर बनेगा। तीसरे वाले में 3, चाल आपकी 30। चौथे वाले में कितना, 3 और चाल आपकी कितनी है 60। तो आपका इतना यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, अब आप इसको करेंगे सॉल्व। तो कितना आपका ये बन जाएगा, ये तो आपका ऊपर 12 हो गया है। अपान की अगर हम बात करेंगे तो इनमें से अगर आप चाहें तो आप इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं। फिर आपका बचेगा 1/10, 1/20, 1/30, 1/4, 1/60। ठीक है, इसका एलसीएम आपका आएगा 60। फिर देखिए 10 संगा 60, 20 तियाँ 60, 30 दूना 60, 60 एकन 60। फिर आपका इतना बन जाएगा। ठीक है, इतना आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद में आप इसके बाद में इसको हटाएंगे और यहाँ से आप हटा दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आप लोग आगे। इतना कर लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे बराबर 12 और बटा में यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 3 तो आपका लिखा हुआ था। यहाँ पर जो आपका बन जाएगा वो कितना बनेगा, 6 3 9 2 11 1 12। तो 12/60 आपका यहाँ पर बन गया है। ठीक है, तो यहाँ से अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ से ये आपका 12 से 12 आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ऊपर जाएगा पलट जाएगा, आपका हो जाएगा 60 बटा में आपका हो जाएगा 3। तो ये आपका आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये औसत आपके यहाँ पर निकल के आ गई, गति कितनी आ गया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। इसके बाद आप लोग देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 9। और सवाल नंबर 9 देखिए आप लोग यहाँ पर किस टाइप से आपका सवाल होने वाला है कि ABC के बीच 68,000 रुपये को बांटना है और आपका अनुपात दे रखा है 1/2, अनुपात 1/4, अनुपात 5/16। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस अनुपात को सही करेंगे। तो इस अनुपात को सही करने के लिए आप इन सबका लेंगे एलसीएम। एलसीएम आपका 16 आएगा, तो इसमें भी आप 16 से गुणा करेंगे, इसमें भी आप 16 से गुणा करेंगे, इसमें भी आप 16 से गुणा करेंगे। गुणा कर लेने के बाद आप इसको काटेंगे तो आपका ये आएगा 8 अनुपात, ये 4 चौका 16 अनुपात, 16 16 कट जाएगा, आपका आएगा 5। ये आपका निकल के आ गया अनुपात। ठीक है, फिर इसके बाद में आप देखिएगा सबको, इन सब अनुपात का योग कितना हो रहा है। तो 8 4 12, 12 5 कितना 17। तो इनका योग है 17। 17 की वैल्यू कितनी आपकी 68,000। तो यहाँ से एक के निकालेंगे, 17 चौका 68, तो आपका आएगा 4,000। ठीक है, फिर इसके बाद पूछा गया है कि अधिकतम और न्यूनतम हिस्से का अंतर बताइए। तो अंतर आपको बताया ना अधिकतम न्यूनतम का, तो अधिकतम 8 न्यूनतम 4। इसका अंतर आप निकालेंगे तो आपका आएगा 4, और 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 गुणा 4,000, तो कितना आएगा 16,000। ठीक है, 16,000 आपका यहाँ पर निकल के आएगा इसका अंतर। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम हिस्से का अंतर कितना आएगा 16,000 रुपये। इसके बाद में यहाँ पर देखिए आप लोग 10 नंबर यहाँ पर देखिएगा। तो 10 नंबर में आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ट्रक 640 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है ट्रक। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ट्रक की चाल कैसी होगी, तो ट्रक की स्पीड निकालें, क्या होगा, डिस्टेंस अपन टाइम होगा यहाँ पर। तो दूरी कितनी 640 किलोमीटर की, समय कितना 10 घंटे का। तो ये आपका आ गया 64 किलोमीटर प्रति घंटा। और कार जो है वो वही दूरी 8 घंटे में करता है। तो जो कार की स्पीड जो आपकी होगी वो कितनी होगी, देखिए दूरी 640 रहेगी लेकिन स्पीड 8 है। ठीक है, तो 8 से काटेंगे तो आपका आएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने यहाँ पर कार की चाल निकाली 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, आपने ट्रक की चाल निकाली तो आपके आ गए 64 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे कहा ट्रक की गति और कार की गति का अनुपात। तो ट्रक की गति कितनी है 64, कार की कितनी 80, इसका आपको बताना अनुपात। तो 8 8 64 और 8 80, फिर देखिएगा 4:5। तो यही आपका बन जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा 4:5 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे देखिएगा, इसके बाद में सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 11 नंबर। सवालों को आप लोग लगाते रहिएगा। 3 साल पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत उम्र 17 वर्ष थी। एक बच्चा पैदा होने से उस परिवार की औसत उम्र आज भी वही है, उस बच्चे की उम्र क्या है। देखिएगा 3 साल पहले की बात की गई है, सबसे पहले इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत उम्र 17 वर्ष थी।
ठीक है। क्या है कि 5 सदस्य वाले परिवार है और इनका औसत कितना है, इनका औसत है 17 वर्ष। तो अगर मैं आपसे कहूँ इनका योग कितना होगा, योग, तो योग के लिए क्या करते हैं, इनका गुणा करते हैं, तो 5 गुणा 17, तो ये आपका आएगा 85 वर्ष, मतलब 85 वर्ष आपका यहाँ पर निकल के आ गया है। ठीक है, ये आ गया है। ठीक है, और ये जो आपका आया है निकल के 85 वर्ष, ये आया है 3 साल पहले की यहाँ पर ये बात थी, तो 3 साल पहले का यहाँ पर निकल के आ गया है। अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में इन सबका योग कितना होगा, तो वर्तमान में कितना होगा बताइएगा आप लोग। तो देखिए जितना आपका था पहले उतना योग, उसके बाद में देखिए 3 साल पहले की बात थी, तो सभी लोग 3-3 साल बढ़ गए होंगे ना, सबकी एज जो है वो 3 साल बढ़ गई होगी। मतलब अगर 3 साल पहले आपकी उम्र मान लीजिए 17 थी, तो अब आपकी उम्र 20 हो गई होगी। तो इस तरीके से सभी की उम्र जो है 3-3 बढ़ गई होगी। तो 3-3 बढ़ेगी जब, तो औसत भी 3 बढ़ जाएगा। तो अगर औसत 3 बढ़ेगा तो इनका योग जो है वो सबका 3-3 बढ़ेगा, तो इसका मतलब 15 बढ़ जाएगा। यहाँ पर बात को समझिए आप लोग, सबका 3-3 बढ़ेगा तो 15 बस यहाँ बढ़ जाएगा। तो वर्तमान में इनकी उम्र जो आएगी वो 100 वर्ष आएगी। ठीक है, वर्तमान में इनकी उम्र का योग 100 वर्ष आ गया। फिर कह रहा है कि एक बच्चा पैदा होने से उस परिवार की औसत उम्र आज भी वही है। एक बच्चा पैदा होने से क्या हुआ, उसकी औसत वही है। मतलब बच्चा पैदा हो गया, इसका मतलब अब सदस्य आपके हो गए 6, सदस्य हो गए 6, लेकिन इनका औसत कितना है, औसत वही है 17 वर्ष। तो इनका योग कितना होगा, गुणा कर देंगे, 17 गुणा 6, 102 वर्ष आ गया। मतलब क्या हुआ कि अब एक बच्चा और पैदा हो गया, तो इनकी उम्रों का योग जो हो गया 102 हो गया। अब आपको ये बताना है बच्चे की उम्र क्या है। तो वर्तमान में अगर अभी आपने देखा है कि सभी लोगों की उम्र तो हो गई 100 वर्ष, लेकिन यहाँ से आपने देखा तो आपका 102 वर्ष। इसका मतलब ये जो बच्चा पैदा हुआ ना, तो इसकी उम्र कितनी है, तो इनका डिफरेंस जो आपका है 2 वर्ष का, यही बच्चे की उम्र है। ठीक है, यही बच्चे की उम्र है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे लिखा है कि 12.5% सालाना सरल ब्याज पर एक राशि 4 वर्षों में 3750 रुपये होती है। राशि बताइए, राशि कितनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा आप यहाँ से। ठीक है, देखिए तरीके तो बहुत होते हैं। ठीक, आप चाहें जैसे सवाल को लगा लें, उनमें से मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका देखिए सिंपल इंटरेस्ट है, तो आप सबसे पहले ये निकाल देंगे सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट है। परसेंट निकालने के लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, आर इंटू टी, ये सिर्फ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आर इंटू टी करेंगे, आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी इतने परसेंट। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, आर इंटू टी का मतलब 12.5, तो 25/2 हो जाएगा। ठीक है, और गुणा में आपका समय 4 है, तो इतना परसेंट होगा, तो कितना आपका हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 दूना 4, मतलब 50%। इसका मतलब 50% तो आपका ब्याज बन जाएगा। ठीक है, 50% आपका क्या हो जाएगा, ब्याज। अब देखिए आपका जो मूलधन होता है ना, मूलधन ये हमेशा कितना होता है, हमेशा 100% होता है। और जो आपका मिश्रधन होता है, मिश्रधन ये मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है, मूलधन तो आपका 100% था, और प्लस ब्याज कितना, तो ब्याज आपका 50% हो गया। तो ये कुल मिलाकर आपका हो गया मिश्रधन। अब आपसे यहाँ पर क्या कहा गया, आपसे कहा गया है तो वह राशि बताइए, और कह रहा है कि 4 वर्षों में राशि वो है वो 3750 हो जाती है। अगर 4 वर्षों में 3750 हो जाती है, इसका मतलब ये आपका हो गया मिश्रधन। तो ये आपका हो गया 150% जो आपका दे रखा है ना, इसकी वैल्यू आपकी है 3750। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी बात समझ पा रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार फिर से देखिएगा। ये आप चाहें तो आप लोग सिंपल सा लगा सकते हैं ना, फार्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से आपका 0 कटेगा, 15 से आप काटेंगे। ठीक है, 1% बराबर कितना होगा, 15 दूना 30, 15 अपना 75, 1% आपका आ गया 25। आपसे का राशि कितनी है, तो राशि आपकी 100% होती है, 100 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2500। ठीक है, तो 2500 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 के बारे में। 13 नंबर आपका है कि एक समभुज त्रिभुज की ऊंचाई x है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ऊंचाई x है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का आपका फॉर्मूला होता है √3/2a, ये होता है। ठीक है, √3/2a होता है। ऊंचाई आपकी कितनी x, तो x आपका हो जाएगा बराबर √3/2a हो जाएगा। अगर आप यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहें तो हो जाएगी 2x/√3 बराबर ए की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एरिया निकालेंगे, एरिया कैसे निकलेगा, √3/4 a स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा तो आपकी कितनी है, तो आपने ए का मान निकाला है, वही रखिए यहाँ पर, तो 2/3/4 कर देंगे यहाँ पर, और गुणा में कर देंगे a स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर, और बटा में √3 का 3, ये आपका बन जाएगा।
यहाँ पर आपका 4 से आपका 4 कैंसिल हुआ और ये आपका बना √3/3 एक्स स्क्वायर। ऑप्शन को देखिएगा आप लोग कहीं पर आ रहा नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए आप लोग √3/3 एक्स स्क्वायर आपका जो आ गया है ना डी वाला, वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपका है वो इतना ही रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिएगा सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 14 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% वृद्धि और उसके आधार की त्रिज्या में 10% कमी की जाए तो बताएं कि उसके वक्र सतह क्षेत्रफल में परिवर्तन कितने % होगा। एक बेलन की ऊंचाई में 15% वृद्धि और उसके आधार की त्रिज्या में 10% कमी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे त्रिज्या और ऊंचाई, तो ऊंचाई की बात करेंगे। ठीक है, तो ऊंचाई देखिए हमने अगर मान ली कि देखिए यहाँ कह रहा है 15% वृद्धि कह रहा है। ठीक है, 15% वृद्धि, तो सबसे पहले आप क्या करें 15% निकाल दें कितना होगा, भिन्न बनाइए इसकी, तो आपकी जगह 3/20। अब 15% 20 का वृद्धि का मतलब है कि अगर मान लीजिए इसकी ऊंचाई 20 थी पहले, तो आज इसकी ऊंचाई 23 हो गई है। इसका मतलब ये हुआ है। और आधार की त्रिज्या की बात की गई, त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या में 10% कमी। 10% का मतलब 1/10 होता है। मतलब त्रिज्या अगर आज 10 है तो मतलब 10 थी तो अब 9 रह गई। ठीक है, क्योंकि 1% 10% कमी हो गई। तो इस तरीके से आपने देखा ऊंचाई पहले अगर 20 थी तो अब 23 हो गई, और त्रिज्या अगर पहले 10 थी तो अब 9 रह गई। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इतना निकाल लेने के बाद, ठीक है, इतना निकाल लेने के बाद जो है आप अब आगे देखिए कह रहा है, तो उसके वक्र सतह के क्षेत्रफल में, वक्र सतह के क्षेत्रफल में परिवर्तन कितने % है। तो देखिए वक्र सतह का क्षेत्रफल की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो इसका फार्मूला आपका होता है 2πRh, और इसका आपको निकालना है अनुपात, 2πRh का आपको निकालना है अनुपात। तो देखिएगा यहाँ पर आपकी पहले वाली त्रिज्या जो आपको, आप उसे एक साइड में कर लेंगे, दूसरा वाला बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात तो आपका 2π तो कैंसिल होगा। RH का मान देखेंगे तो R का मान करेंगे पहले 20 और 20 10 करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे 23 गुणा में कर देंगे 9। तो यहाँ पर आपका कितना होगा, यहाँ पर आपका होगा 200 वक्र पहले था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आपका कितना हो गया, 23 निमा कितना होता है, 207 होता है। मतलब अगर पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 200 था, अब 207 हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, पूछा गया कितने % परिवर्तन हुआ। परिवर्तन का मतलब वृद्धि हुई कमी हुई, तो आपने यहाँ पर देखा सबसे पहले वृद्धि हो गई, तो वृद्धि हो गई तो कमी वाले ऑप्शन चले गए। अब वृद्धि कितनी हो गई, अब वृद्धि कितनी हो गई इसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 7 की वृद्धि हो गई, 200 पर 7 की वृद्धि हो गई। बात इतनी क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर अब यहीं पर निकाल देते सवाल को हम। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है कि 7 की वृद्धि हो गई, कितने पर, 200 पर वृद्धि हो गई, गुणा में कर देंगे 100। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा और 2 से काटेंगे आपका आएगा 3.5%। तो 3.5% वृद्धि का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 3.5% की आपके यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 15 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा, 10 रुपये में 11 की दर से कुछ टाफ़ियाँ खरीदी गई और उतनी ही 10 रुपये में 9 की दर से खरीदी गई। यदि सभी टाफ़ियाँ 1 रुपये प्रति टाफ़ी की दर से बेची गई तो व्यवहार में मुनाफा या हानि का % ज्ञात कीजिए। देखिए 10 रुपये में 11 की दर से कुछ टाफ़ियाँ खरीदी गई, तो देखिए टाफ़ी हैं और इनका मूल्य भी है। सबसे पहले कहा 10 रुपये में 11 टाफ़ी, तो मतलब 11 टाफ़ी हैं ये 10 रुपये में, सबसे पहले कह रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उतने ही 10 रुपये में 9, तो 9 टाफ़ी 10 रुपये में। ये सब क्या गया, ये सब उसने खरीदा है। ठीक है, ये सब उसने खरीदा है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ठीक है, सबसे पहले इतनी बात आप लोग समझिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हमें एक काम करना है कि इन टाफ़ियों को बराबर करना है। जैसे ऊपर आपने देखा है तो टाफ़ी हो गई 11, नीचे टाफ़ी आपके है 9। आप टाफ़ियों को बराबर करिएगा, तो बराबर करने के लिए यहाँ पर 9 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 9 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 11 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 11 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका निष्कर्ष क्या निकल के आया कि जो आपकी 99 आपकी ये हो गई टाफ़ी, और आपका मूल्य हो गया 90 और 110। तो यहाँ से अगर आप एक कंक्लूजन निकालें तो इससे ये निकलेगा कि जो आपकी 198 टाफ़ी है ना, जो आपकी 198 टाफ़ी हैं, इनका मूल्य आ गया 200 रुपये। बात यही हुई ना, ये तो हुई CP, मतलब 198 टाफ़ियों का मूल्य जो आपका है वो आपका आ गया है 200 रुपये। अब सवाल ये कह रहा है कि यदि सभी टाफ़ियाँ 1 रुपये प्रति टाफ़ी की दर से बेची जाएँ तो हानि या लाभ क्या होगा। अगर सभी टाफ़ियाँ 1 रुपये टाफ़ी की दर से बेचेंगे, अब जब इसको बेचेंगे तो देखिए 198 टाफ़ी है, प्रत्येक को 1 में बेचेंगे तो इसका SP जो बनेगा वो आपका बनेगा 198 रुपये। अब आप देखिए आपने ख़रीदा था 200 रुपये में, सभी को आपने बेचा 198 में, तो आपको यहाँ पर तो मुनाफा नहीं हुआ, यहाँ पर घाटा हो गया, आपको हानि हो गई।
देखिए मुनाफा नहीं हुआ, मुनाफा नहीं हुआ, और मुनाफा या हानि नहीं, तो ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो घाटा हुआ है, तो ये भी नहीं हुआ, तो आपको 1% की हानि हो गई। अब कैसे ये समझिएगा, आपने यहाँ पर देखा आपको 2 की हानि हुई, 2 रुपये की, तो 2 रुपये की हानि हुई, कितने पर हुई 2 रुपये की हानि, सीपी को बट्टा में करते हैं तो 200 आपका यहाँ पर हो जाएगा, गुणा करेंगे 100 से, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 2 जीरो आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, 0 0 मतलब 1 2 2 कैंसिल होंगे, तो आपका आएगा 1%। तो यहाँ से आपने देखा 1% की, और क्या हो गई, आपको हानि हो गई यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, इसके बाद में सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 16 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्कूटर और टीवी के दामों का अनुपात 8:7 है। क्या क्या, स्कूटर है और टीवी है, इसके दाम का अनुपात है 8:7। अब कह रहा है यहाँ पर कि यदि स्कूटर का दाम टीवी के दाम से 2000 रुपये अधिक है, स्कूटर का दाम जो है 2000 रुपये अधिक है। यहाँ पर आप देखेंगे टीवी के दाम से स्कूटर का दाम कितना अधिक है, तो यहाँ पर 1 यूनिट अधिक है, 1, और 1 की वैल्यू आप यहाँ पर कर लेंगे 2000 रुपये। ठीक है, तो कहा गया टीवी का दाम पता कीजिए, 1 की वैल्यू 2000 रुपये आ गई। आपसे कहा टीवी का दाम पता करिए, तो टीवी का दाम कितना, तो 7। देखिए 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू आपकी हो गई 2000 रुपये। आपको निकालना है 7 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 7 गुणा 2000, तो कितनी हो जाएगी, 14,000 रुपये। ठीक है, 14,000 रुपये आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कितना आपका बन जाएगा, 14,000 रुपये आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर सवाल। ये आपका सवाल लिखा हुआ है आपके सामने, इस सवाल को फटाफट से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सवाल कह रहा है कि 60 किलोमीटर दूरी वाली जगहों से ए और बी एक साथ आपस की ओर निकलते हैं। जैसे कि 60 किलोमीटर दूरी वाली कोई जगह है, इस तरीके से 60 किलोमीटर दूरी वाली कोई आपकी जगह एक है, और इसमें क्या होता है, ए और बी ये एक दूसरे की तरफ निकलते हैं, ये इस टाइप से निकलते हैं। ये लिखा है 6 घंटों बाद आपस मिलते हैं, ये 6 घंटे के बाद क्या होता है, आपस में मिलते भी हैं। ठीक है, और करा यदि ए अपनी गति के 2/3 गति से, बी अपनी गति के 2 गुनी गति से चलते हैं तो 5 घंटे मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको गति नहीं पता है, तो आप यहाँ पर मान लेंगे इसकी गति हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो x और y आप मान लेंगे, इनकी चाल मान लेंगे। तो दोस्तों आपने एक सूत्र पढ़ा है ना, मैंने आपको कई बार बताया है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पर आपकी चाल x y, तो चाल बराबर दूरी बटे समय कर देंगे। और चालें आपकी कैसी हैं, विपरीत में होता है दिशा, तो चालें जुड़ जाती हैं। दिशाएं विपरीत होती हैं, चालें जुड़ जाती हैं, तो आपकी चाल हो जाएगी x + y। और चाल होता है दूरी बटा समय, तो दूरी आपकी 60 किलोमीटर की, समय आपको लगता है 6 घंटे का। तो यहाँ से आपका निष्कर्ष ये निकला है कि ये आपका आ गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। x + y आपका यहाँ पर निकल के आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला आपका समीकरण यहाँ पर निकल के आ चुका है। अब आगे की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो आगे देखिए यहाँ पर आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि यदि ए अपनी गति के 2/3 गति से और बी अपनी गति के 2 गुनी गति से चले, अगर जो आपकी ए की गति है वो आपकी हो जाए 2x/3, और जो बी आपका है इसकी गति हो जाए 2y, तो कह रहा है तो 5 घंटे में आपस मिलते हैं, 5 घंटे लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम निकालेंगे यहाँ पर x + y निकालेंगे, तो यहाँ पर आपकी चालों का योग जो होगा वो आपका हो जाएगा 2x/3 + y। तो आपका हो जाएगा दूरी बटे समय, दूरी आपकी है 60 किलोमीटर की, समय आपको लगता है 5 घंटे का। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका बनेगा वो देखिए 5 से आपका जाएगा, आपका आएगा 12। देखिए आपकी चाल 2y है, ठीक, 2y। अब आप यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा x/3 + y बराबर यहाँ पर आ गया आपका 12। 2 से काटेंगे आपका आएगा 6। तो यहाँ से आपका समीकरण बनेगा x + 3y = 18। ये आपका बनेगा दूसरा वाला। देखिए आपके यहाँ पर पहला समीकरण आपका ये ऊपर रहा है, दूसरा वाला समीकरण भी आपके सामने आ चुका है। और अब आपको यहाँ पर सवाल का आंसर बताना है। आपको बताना है ए की गति कितनी है। आपको ये तो पता है कि आपने ए की गति x मानी है, बी की गति आपने y मानी है। अब हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अब जो इधर वाला आपका है पार्ट, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे सवाल का जो आंसर आपका है वो क्या आने वाला है। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो इतना कर लिया आपने यहाँ से, तो आपने यहाँ से कर लिया x + y आपका यहाँ पर हो गया है 10, और यहाँ पर आपका हो गया x + 3y, ये आपका हो गया 18। यहाँ से इनका डिफरेंस निकालिए, तो ये आपका हुआ -2y बराबर -8 हुआ, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, और y आपका हो गया 4। आपका y 4 हो गया। अगर आपका y यहाँ पर 4 हो गया तो आपने ये पढ़ा है कि x + y बराबर आपका हो गया 10।
अगर यहाँ पर आपका वाई कितना है, वाई अगर आपका 4 है तो यहाँ पर एक्स आपका होगा 6, तभी तो आपका 10 होगा टोटल। तो आपसे कहा गया एक ही गति, आपने एक ही गति मानी थी ए, एक ही गति मानी थी एक्स, और एक्स आपका आ गया 6। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो आपका है 6 किलोमीटर प्रति घंटा वाला, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बनेगा। दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार के और भी आपको प्रैक्टिस चाहिए दोस्तों, आपको इस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे, तो आप लोग सिर्फ एक काम कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके सभी दोस्त जो हैं जो चाहते हैं मैथ सीखना या मैथ की प्रैक्टिस करना तो प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। आगे देखिएगा, इसके बाद में सवाल आपके लिए है 18 नंबर। 18 नंबर में आपका सवाल क्या कह रहा है, सवाल यहाँ पर कह रहा है कि दो भाइयों की वर्तमान उम्र का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पहले का अनुपात रखा है। तो दो भाई हैं, आपको नहीं पता है तो आपने पहला भाई मान लिया, दूसरा भाई मान लिया। देखिए जब पहले की बात कर दी जाए, इसने ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो आप जो आपकी वर्तमान वाली है वो आप थोड़ा नीचे लिखा उसके, ठीक है, थोड़ा उसको नीचे लिखा करें। वर्तमान का आपका अनुपात रखा है 1:2 और कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व की यहाँ पर बात की गई तो इसका अनुपात था 1:3। तो आपसे कहा गया 5 वर्ष बाद इसकी उम्र का अनुपात बताइए। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सही करेंगे, मतलब ये कि आप लोग यहाँ पर इनका अंतर सेम करेंगे। जैसे यहाँ पर इसका अंतर तो आपका 0 हो रहा है, यहाँ पर आपका 1 हो रहा है, तो अंतर आपका सेम हो जाए। सेम करने के लिए क्या करते हैं, जो आपका इसका अंतर होता है उससे आप ऊपर गुणा करिए और जो इसका अंतर होता है उससे आप नीचे गुणा करिए। ठीक है, तो नीचे वाला अंतर आपका 1 है तो ऊपर 1 से गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऊपर का आपका जो अंतर इनका है, इनका 2 अंतर है, तो हम इस वाले में 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे। तो ये आपका बना 1, ये हम नीचे आपका बन जाएगा 2, और ये आपका 3 था, ये आपका नीचे बन जाएगा 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका 1 हो रहा है। ठीक है, और 1 की वैल्यू आपको रखिए 5 वर्ष। देखिए बात को समझिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका हो रहा है 1 और 1 की वैल्यू आपको रखिए 5 वर्ष। तो अगर मैं आपसे कहूँ इनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, तो इनकी वर्तमान आयु आप कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका 4 है, तो इनका जो ये आपका अनुपात है 2:4 है, तो इनकी वर्ष कितनी होगी, तो 5 गुना ये आपका होगा 10 वर्ष का, ये होगा 20 वर्ष का। आपसे कहा गया कि 5 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात, तो 5 वर्ष बाद के लिए इसमें 5 जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 15 वर्ष का, ये हो जाएगा 25 वर्ष का, और 5 से काट करेंगे तो आप 5 या 15, 25, तो आपका आएगा 3:5। 3:5 आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 3:5 आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे यहाँ पर बात करेंगे 18 के बाद 19 नंबर के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 19 नंबर को, यहाँ पर कह रहा है 5 अंकों वाले संभाव्य अधिकतम संख्या पता कीजिए जो 32, 36, 40 से विभाज्य है। ठीक है, तो देखिए 32, 36, 40 से विभाज्य आपको ये संख्या बतानी है। ऐसे किससे किससे कट जाएगी, 32 से कट जाए, 36 से कट जाए और 40 से कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिए वैसे तो ये सवाल जो है आपका अगर हम लगाने बैठ जाए तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं इसको लगाऊंगा ऑप्शन से। जैसे मुझे ये पता यहाँ पर है कि ये 40 से कटेगी, और 40 से संख्या कौन सी कटेगी, 40 से वही संख्या कटेगी जो 4, 10 से कटे। तो यहाँ पर एक चीज़ है, आपके 10 से तो सभी कट रही हैं, लेकिन 4 से कौन सी कट रही है पहले आप ये देखिएगा। तो 4 से वो संख्या कटती है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटे हैं। 4 से कौन सी कटती है, जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटे हैं। ठीक है, अंतिम 2 अंक 4 से कटे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंतिम 2 अंक 36 आपका 4 से कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 36 से भी 4 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 34 है, यहाँ पर 38 है, तो ना तो 34 कटता है ना तो 38 कटता है 4 से, तो ये तो आपका बेकार हो गया। फिर आपके पास संख्या बची 2, इनमें से आपको बतानी है 5 अंकों की सबसे अधिकतम संख्या, मतलब कितनी होती है, 9, 9, 9, 9 और 9। तो इनमें और जो 40 से कटेगी वो इससे थोड़ी छोटी होगी। तो देखिए एक तो आपकी संख्या ये हो गई, एक ये हो गई, लेकिन इसमें जो संख्या आपकी ये वाली है ना, दूसरी वाले, इसमें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 38 लिखा, 38 तो आपका काफ़ी छोटा होता है, तो ये तो आपका नहीं होगा, तो आपका यहाँ पर ए वाला बनेगा। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको आप सवाल को लगा के सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर जो आपका आएगा वो आपका यही आएगा। ठीक है, आप चाहें तो आप लगा के देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 20 नंबर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 20 नंबर। यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 हो तो आपको बताना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा। तो आप दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कर लेंगे आप लोग सेक स्क्वायर थीटा। इसके साथ साथ आप एक काम और करिएगा, आप लोग इसमें प्लस करिएगा 2, यहाँ पर 2 कॉस थीटा, मतलब सिर्फ आप यहाँ पर एक काम करिएगा 2 जोड़िएगा 2 माइनस करिएगा। सबसे पहला काम आप इतना कर लीजिएगा। ठीक है,
फिर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा रहा हूँ जिससे कि आपके समझ में आ जाए। देखिए, आप इस वाले कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसा रहने देंगे, आप इस वाले सेक स्क्वायर थीटा को ऐसा रहने देंगे, आप 2 लिखेंगे, इनटू में आप कॉस थीटा लिखेंगे, इनटू में आप सेक थीटा लिखेंगे और -2 कर देंगे। मतलब क्या यहाँ पर है कि देखिए, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने 2 जोड़ा 2 घटाया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर मैंने 2 के साथ साथ मैंने कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कर दिया है। अब इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे? क्योंकि आपको पता होगा कॉस थीटा अगर करें और इंटू में सेक थीटा जो आपका होता है ना, वो आपका होता है 1 कॉस थीटा। तो ये कट जाएगा ना, तो आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना करने से हमें क्या होगा कि ये वाला आपका जो है, ये आपका एक सूत्र बन जाएगा। ये आपका बन जाएगा कॉस थीटा प्लस आपका हो जाएगा सेक थीटा, और इसका आपका हो जाएगा, ठीक है, सेक थीटा, इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर -2, ये आपका बन जाएगा। और जब आपका ये बन जाएगा तो आप इसका कर देंगे 5/2 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस कर देंगे आप 2। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस कर देंगे 2। तो ये आपका बन जाएगा 4 दूना 8, 17 बटा आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो 17/4 जो आपका यहाँ पर है डी वाले में है, तो आपका यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ना, वो आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। कितना आपका बनेगा? 17/4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर 21 के बारे में। सवाल कर रहा है कि 68,000, ठीक है, मतलब 6,80,621 में न्यूनतम संख्या मिलाने से आने वाली संख्या पूर्ण वर्ग होगी, तो इनमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए? तो देखिए, जोड़ने वाली बात, घटाने वाली बात के लिए हमें निकालना पड़ता है इसका वर्गमूल, वो भी अभाज्य। मतलब कैसे निकालते हैं हम लोग? इसका निकालते हैं, इसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे, इसमें भाग विषय लगाएंगे। तो 68 आपका है, 06 आपका, 21 आपका है। इसमें सबसे पहले आप पीछे से आएंगे जोड़ा इसका, और उसके बाद में आप इसका निकालेंगे वर्गमूल। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 8 जा कितना होता है? 64 होता है। सबसे पहले आपने ये कर दिया है, यहाँ पर आपका 4 बच गया, यहाँ पर 8 8 16 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में आप अगली संख्या नोट करेंगे, एक जोड़ा आप उतारेंगे अगला वाला। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, 16 के आगे यहाँ पर रख के देखना है। ठीक है, जैसे आप 2 रख के देख सकते हैं, 3 रख के देख सकते हैं। तो 163 तियाँ करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 करेंगे, यहाँ पर 2 करेंगे, तो 2 दूना 4 हुआ, 16 दूना 32 हुआ। तो इतना आपका बन जाएगा। तो आपका यहाँ बचा 2, 10 से 2 गया 8 बचा यहाँ पर, यह आपका हो गया 4 6 1। फिर आप अगली संख्या उतारेंगे, 2 1 उतार देंगे। अब आप आगे देखेंगे, आगे यहाँ पर क्या रख सकते हैं, तो पीछे से यहाँ पर उतारेंगे 1 अंक रोकेंगे, 2 अंक रोकेंगे, यहाँ 5 से गुणा करेंगे, देखिए 5 से। तो 55 25 का 5, हाथ से लगा 2, 5 का 20, तो 22 का 2, हाथ से लगा 2, 80 2 82। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया -4। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका 25 है ना, वो आपका 4 ज़्यादा हो रहा है। तो 4 ज़्यादा हो रहा है, तो आपका इसका मतलब -4 बच रहा है। इसका कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, सवाल कर रहा है कि न्यूनतम संख्या क्या इसमें मिलाएं, मिलाने का मतलब इसमें क्या जोड़ दें। तो अगर आप इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये संख्या पूरी पूरी बिल्कुल डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब है आप ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बनेगा। ठीक है, कि इसमें अगर हम 4 जोड़ेंगे तो संख्या पूरी पूरी डिवाइड आपकी हो जाएगी। इसके बाद में आप आगे देखिएगा, सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 22 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, देखिए अगर आपको साफ ना दिख रहा हो तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 15% का मुनाफा होता है। वस्तु का लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप इसका सीपी मान लेंगे, किसी भी वस्तु का आप सीपी मान लीजिए 100 पे। ठीक है, और कह रहा है कि अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य आपको नहीं पता है तो अंकित मूल्य हमें नहीं पता है, तो अंकित मूल्य छोड़ेंगे अभी। और कह रहा है 10% की छूट देने के बाद क्या होता है, एक दुकानदार को 15% का मुनाफा होता है। देखिए, सबसे पहले एक बात तो ये होती है कि अगर आपको लागत मूल्य और अंकित मूल्य में अगर आपको अनुपात निकालना है, सीपी और एमपी में अगर आपको निकालना है अनुपात, तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा आपका तरीका होता है। क्या होता है कि आप क्या करेंगे, 100 और 10 की छूट देता है, 15 का लाभ होता है, तो छूट वाला आप घटाएंगे और 15 का लाभ होता है, तो 15 वाला 100 में जोड़ देंगे। तो ये कितना हुआ, ये आपका हुआ 90 अनुपात में, यह कितना हुआ आपका, ये हुआ 115। फिर यहाँ पर काट दीजिए इसको, तो 5 से 18 बढ़ जाएगा, और 5 से 2 5 2 10, 5 या 15, तो आपका आ गया यहाँ पर 18:23। ठीक है, 18:23 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब 100 माइनस छूट करना है आपको, और 100 प्लस जो आपको मुनाफा हो रहा है, घाटा हो रहा है, जो उसको जोड़ना घटाना पड़ेगा। ठीक है, अनुपात निकालेंगे, आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब कुछ लोगों की समझ में नहीं आता है कि कैसे होगा, फिलहाल ये तो आपकी ट्रिक होती है। ठीक है, मुझे ध्यान आ गया तो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं इसको बेसिक से लगाऊँ तो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे आपने 100 रुपये इसको मान लिया, आपसे कहा कि इसको क्या होता है 10% छूट दे दी, उसके बाद जब इसको बेचा है तो दुकानदार को 15% का मुनाफा होगा। अगर 15% का मुनाफा होगा तो इसका मतलब आपने 100 की चीज़ 115 में दी होगी, तो इसका एसपी आपका 115 होगा। थोड़ा सोचिएगा आप लोग। ठीक है, अब क्या होता है कि जब अंकित मूल्य पर आप कोई छूट देते हैं उसके बाद बेचते हैं, वो आपका एसपी होता है।
तो अंकित मूल्य हमें नहीं पता, मान लेंगे x, और हमने क्या किया, इस पर 10 की छूट दी, तो इसका मतलब ये 90% हमने इसको बेचा है, तो ये बेच दिया हमने 115 में। तो इसको हम लोग काट पीट लेंगे, तो ये आपका जाएगा, देखिएगा 5 से आप काटेंगे तो 5 18 आ जाएगा आपका, ये 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया है, अगर यहाँ से x निकालें तो x आपका हो जाएगा 2300 बटा में आपका आएगा 18। तो ये आपका आएगा यहाँ पर क्या, ये आपका यहाँ पर आएगा x का मान। देखिए तरीका वाला तो मैंने बता दिया था, तो आप इसको हटाता हूँ, ठीक है। और मैं आपको जो बेसिक बता रहा हूँ ना, वो आप समझिएगा थोड़ा। तो इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पर निकालना, इसका अनुपात निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर लिखेंगे, देखिएगा CP आपका है 100 अनुपात MP आपका कितना है 2300 है बटा में आपका 18 है। तो यहाँ से होगा क्या, आपका ये 0 0 कट जाएगा, 18 इधर आएगा तो 18 अनुपात 23 आपका यहाँ बन जाएगा। तो वो भी आपका आ गया, ठीक है। तो चाहे आप इतना काम करें और चाहे सिंपल सा काम करें, माइनस प्लस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वही काम करिए जो आपके लिए सुपर हो, ठीक है। 18 अनुपात 23 आपका यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कह रहा है अंकित मूल्य 2000 रुपये वाली साइकिल 20% और 10% की निरंतर छूट बेची जाती है, नगद भुगतान के लिए 5% अतिरिक्त छूट दी जाती है। अब साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। सबसे पहले तो उसने दो प्रकार की मिलेंगी, लेकिन उसने कहा हम रुपये देंगे नगद, तो नगद के लिए 5% अतिरिक्त छूट और मिलेगी। अब साइकिल कितने में बेचेगा वो, ठीक है। देखिए 2000 की थी साइकिल, सबसे पहले क्या हुआ कि 20% की छूट मिली तो 80% पर बिकी, फिर उसके बाद 10 की और छूट मिली तो 90 पर बिकी, उसके बाद 5 और छूट मिली तो मतलब 95 पर। तो बस आप इतना इसका निकाल देंगे, आपका निकल के आ जाएगा कि इसका जो विक्रय मूल्य है वो आपका कितना है। तो इसको सिर्फ आप हल कर लीजिएगा, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कैंसिल होगा, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 5 एकन 5, 19 बार यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो 9 अट्ठे 72, तो 72 गुणा में आपका आएगा 19, 19 दूना 38 का 8, हाथ से लगा 3, 19 सत्ते 133, ठीक है। 133 दिन कितना हुआ 136, तो आपका आ गया 136 और 8 मतलब 1368 रुपये आपका यहाँ पर निकल के आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया है विक्रय मूल्य, यहाँ पर निकल के आ गया। दोस्तों ये मत समझिएगा कि ये सवाल आपके लिए बेकार हैं या ये सवाल सिंपल हैं। आप सवालों को लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इससे हार्ड आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप पहले तो यहीं पर आप लोग 25 में से कितना स्कोर करते हैं, पहले आप यहाँ पर चेक करिएगा और फिर आप पेपर में जाइएगा तो आप अच्छा स्कोर वहाँ पर करेंगे। ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करके जाएंगे पहले से ही। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा लगातार, एग्ज़ाम में स्कोर आपका बहुत अच्छा रहेगा। आगे देखिएगा 23 के बाद आपके लिए है 24 नंबर सवाल। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि आकांक्षा एक काम 6 दिन में करती है और वही काम वसुधा 5 दिन में करती है। तो आकांक्षा क्या करती है, एक काम करती है 6 दिन में, और वसुधा क्या करती है, एक काम करती है 5 दिन में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका निकाल लेंगे एलसीएम, इसका आएगा आपका 30, ये आप मान लेंगे टोटल, ये आपका है वर्क, ठीक है। फिर निकालेंगे आप इनकी इफिशिएंसी, तो देखिए 6 पंचे 30 होता है और 5 छक्का 30 होता है, तो इनकी इफिशिएंसी आपके निकल के आ गई 5 और 6। अब कह रहा है यदि इस काम के लिए कुल 660 रुपये मिलते हैं उनको, इस काम के लिए उनको क्या मिलता है 660 रुपये मिलते हैं, तो वसुधा का हिस्सा बताइएगा अगर दोनों एक साथ में काम करते हैं। अगर दोनों एक साथ में काम करते हैं तो आपको बताना है वसुधा का हिस्सा। देखिए दोनों साथ साथ काम करेंगे, ठीक है। तो एक बार में 11 काम होगा बताएगा, क्योंकि एक बार में एक काम करता है 5, एक काम करता है 6, दोनों साथ साथ में काम करेंगे तो इनकी क्षमता कितनी बनेगी 11, ठीक है। तो इसका मतलब है जब साथ साथ काम करेंगे तो रुपये क्षमता के अनुसार मिलेंगे, ठीक है। तो क्षमता के अनुसार का मतलब क्या है कि 11 इनकी एफिशिएंसी है, रुपये मिलते हैं 660, तो एक की वैल्यू आपकी आएगी 60, मतलब एक पर मिलते हैं 60 रुपये। अब वसुधा का आपका क्षमता है 6, तो 6 के निकाल देंगे तो आपका आएगा 6 36, तो 360 रुपये आएगा। तो जो वसुधा को रुपये मिलेगा ना, वो आपका मिलेगा 360 रुपये। कितना मिलेगा 360 रुपये। और लास्ट प्रश्न आपका यहाँ पर बचा हुआ है, सवाल करा है कि ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18, 20 से भाग देने पर हर बार 4 शेष बचता है और वह 7 से भाज्य है। 7 से भाज्य भी है और 4 शेष बचता है अगर उसे 16, 18, 20 से भाग करें तो देखिए एक संख्या करके आप उठाएंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे आपकी पहली संख्या है 364। सबसे पहले तो आप एक काम करिएगा, इसमें ये चेक करिएगा कि ये 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 7 35 बजा कितना 1, 14, 7 दूना 14। अब ये डिवाइड आपकी हो गई। अब आप देखिएगा अगर इसको हम 16 से भाग करें, 18 से भाग करें, 20 से भाग करें तो क्या 4 बचेगा। तो अगर आप इसको 18 से भाग करेंगे तो 18 दूना 36, तो आपका 4 बचेगा, ठीक है। अगर आप इसको 16 से भाग करें, 16 दूना 32, बचा कितना 4, 40 हो गया, तो ये भी कट जाएगा। और अगर हम इसको 20 से भाग करेंगे तो 20 तियाँ 60 और बचा कितना 6, 64 हो गया, और 20 तियाँ देखिए अगर इसको हम 20 से भाग करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसके 20 से भाग करेंगे तो 20 से देखिए आपका 20
मैं आपको 20 से भाग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 20 से भाग करेंगे 364 में, तो 20 सेकंड 20 बचा कितना 16, 4 हो गया, 2 अट्ठे 16, तो भी आपका 4 बच गया। और 7 से डिवाइड भी है। चलिए अच्छा, एक बार हम इसको थोड़ा अच्छी तरीके से डिटेल्स में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डिटेल में सॉल्व करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आप 16, 18 और 20 का आप निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 में 18, 2 7 20 होगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 9, 2 पंचे 10, और अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर दीजिएगा। 2 दूना 4, 4 चौको 16, 16 पंचे 80, और 80 ने 8 ने 72, मतलब 720 आ गया, ठीक है। 720 यहाँ पर आ गया, कितना आ गया 720। फिर इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में कह रहा है कि हर बार 4 शेष बचे, मतलब क्या है, इसमें 4 ऐड भी करेंगे। और कह रहा है और वह 7 से विभाज्य भी है, और वह 7 से पूर्णतः विभाज्य भी है। अब यहाँ पर क्या होता है, आपने तरीका सीखा होगा कि आप क्या करते हैं, 720 के कर लेते हैं प्लस 4 कर देते हैं, मतलब 720 का कोई गुणनखंड और इसमें 4 हम ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो इससे हमें तो ये तो अंदाज़ा हमारा हो गया है कि आपका 364 तो आपका होगा ही नहीं। और मैं यही चेक कर रहा था, पता नहीं कैसे यहाँ पर लफड़ा हो रहा था अभी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे 720 में किससे गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पर के की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, तो के की जगह पर आप 4 रखेंगे, तो 4 देखिए 4 0 0, 4 दूना 8, 4 7 28 आपका ये होगा। इसमें आप 4 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 2884। तो ये वाला आपका जो है, आपका सी वाला आपका जो है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।